स्टार्ट विद दी क्वेश्चन बैंक ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज। सबसे पहले अपन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करते हैं। सर कैसे कैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चन आंसर, कोई डाउट है बेटा? नहीं सर, वो क्वेश्चन बैंक के लिए किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो सर सबसे पहले समझाओगे कि बेलमेंट क्या होता है, उसके बाद में उसके एसेंशियल एलिमेंट्स जो मैंने आपको पढ़ाए। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कर लोगे। ठीक है कि सर एक कॉन्ट्रैक्ट है, डिलीवरी या ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स होता है। बेलमेंट गुड्स का मतलब ओनली मूवेबल आइटम्स होता है। ठीक है। goods are transferred or delivered from one person to another for some purpose upon an understanding or agreement that when the purpose is accomplished the goods will either be returned back or disposed of। ठीक है। चलिए, तो ये चार पांच चीजें जो जरूरी हैं वो बताना है। सेकंड थियोरेटिकल क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। सर कल ही पढ़ा है अपन ने बेलमेंट और प्लेज के बीच में डिफरेंस। ठीक है। नेक्स्ट, प्लेज कैन बी मेड इवन बाय नॉन ओनर्स ऑफ द गुड्स। कमेंट, क्या प्लेज नॉन ओनर्स ऑफ द गुड्स के द्वारा भी किया जा सकता है? देखो थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स के लिए आ जाए ना तो पहले थोड़ा सा प्लेज एक्सप्लेन कर देना। जैसे कि बेलमेंट के एसेंशियल एलिमेंट्स बताओ तो उसमें पहले अपन ने बेलमेंट की डेफिनेशन बताई है। वैसे ही यदि थोड़े ज्यादा मार्क्स के लिए आ जाए तो पहले प्लेज कमेंट प्लेज बता देना डेफिनेशन क्या होती है। तो और फिर आना, कैन प्लेज बी मेड इवन बाय नॉन ओनर्स ऑफ द गुड्स? यस सर, प्लेज कैन वेरी वेल बी मेड बाय द नॉन ओनर्स ऑफ द गुड्स। ठीक है। जो अपन ने कल पढ़ा था 5 या 6 जगह जो भी है कि वहां पर सर डिटेल में मेंशन करनी है। मैंने केवल यहाँ पर पॉइंट्स लिख दिए, इसका मतलब ये भी नहीं आप केवल वो पॉइंट्स लिख दो, डिटेल्स भी मेंशन करनी है। ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन पर्टिकुलर लियन एंड जनरल लियन। ये अपन ने कल कर लिया था ना, कल मतलब पहले कर लिया था ना, जनरल लियन और पर्टिकुलर लियन के बीच में डिफरेंस कर लिया था या नहीं किया था? यस सर, बिल्कुल कर लिया था। जनरल लियन और पर्टिकुलर लियन के बीच में डिफरेंसेस अपन ने कर लिए थे। ठीक है। चलिए, तो सर डिफरेंशिएट बिटवीन जनरल लियन एंड पर्टिकुलर लियन डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इससे पहले लियन क्या होता है देखो यहाँ मैंने लिखा नहीं है, आपको एक बात समझनी चाहिए कि सर दोनों मतलब जनरल लियन और पर्टिकुलर लियन के बीच में फर्क पूछ रहे हैं। तो सर लियन क्या होता है पहले वो समझाइए। ठीक है। Lien is the right to keep the physical possession of the goods till the time some promise is made is fulfilled, या till the time आपको कोई डेट जो चुकता करना है वो वापस नहीं चुका है तब तलक। ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन पर्टिकुलर लियन एंड जनरल लियन। नेक्स्ट, सर बेलमेंट किस किस तरीके से खत्म होता है? व्हेन अ बेलमेंट कम्स टू एन एंड। कि सर बेलमेंट बहुत सारे तरीकों से खत्म होता है। यदि बेलमेंट कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए है, जैसे कि रिचा ने रिचा ने मिदुष मोदी को 2 दिन के लिए अपनी लॉ की नोटबुक दी। ठीक है कि देख मेरे सारे नोट्स लिखे हुए हैं, तो उसने मांगी, इसने दे दी 2 दिन के लिए कि 2 दिन बाद वापस दे देना भाई काम कर करा के। ठीक है सर। तो सर ये क्या हो रहा है? सर बेलमेंट हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ दैट लॉ बुक हो रहा है, बट नॉट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है। ठीक है। अपॉन एन अंडरस्टैंडिंग, जब ये उसको कॉपी कर लेगा, पढ़ लेगा, लिख लेगा, तब ये 2 दिन बाद वापस लौटाएगा। तो सर यहाँ पर क्या हो रहा है? सर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बेलमेंट क्रिएट किया जा रहा है। तो बेलमेंट कब खत्म होगा? कि सर उन 2 दिन के बाद में, जब वापस वो माल लौटाने का समय आ जाएगा, तो एक्सपायरी ऑफ टाइम पे बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, सर यदि बेलमेंट किसी पर्पस के लिए है तो जब वो पर्पस फुलफिल हो गया है तो फिर बेलमेंट खत्म हो जाना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एंसल ने मिस्टर रिपेयरर को अपना टीवी रिपेयर करने के लिए दिया। मिस्टर एंसल ने मिस्टर रिपेयरर को अपना टीवी रिपेयर करने के लिए दिया। तो एज सुन एज द टीवी गॉट रिपेयर्ड, सर द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, नाउ द बेलमेंट शुड कम टू एन एंड। अब वो पैसे लेगा, अपना माल देगा और काम खत्म होएगा। ठीक है सर। चलिए,
नेक्स्ट तीसरा तरीका जिससे बेलमेंट खत्म होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द बेलमेंट। सर यदि बेलमेंट का सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो जाए, जो मेन जिसको लेके की कॉन्ट्रैक्ट बना है, जब वही चीज एग्जिस्टेंस में नहीं रहे, तो फिर क्या होगा सर, बेलमेंट वुड आल्सो कम टू एन एंड। नेक्स्ट, ऑन डेथ ऑफ अ बेलर और बेली इन केस ऑफ ग्रेशियस बेलमेंट। नॉन ग्रेशियस बेलमेंट की बात नहीं हो रही है, ग्रेशियस बेलमेंट की बात हो रही है कि सर एक्स ने वाई को अपनी मोटरसाइकिल फ्रेंड है फ्री में चलाने को दे दी, एक्स ने वाई को अपनी मोटरसाइकिल फ्री में चलाने को दे दी, ठीक है सर। तो सर ग्रेशियस बेलमेंट है, जैसे ही एक्स की डेथ होती है बेलमेंट इमीडिएटली खत्म हो जाता है, और एज सुन एज ही कम्स टू नो इसको यहाँ पर माल वापस रिटर्न कर देना, ठीक है सर। लेकिन सर यदि एक्स ने यही मोटरसाइकिल वाई को रेंट पे चलाने को दी होती, एक्स ने यही मोटरसाइकिल वाई को रेंट पे चलाने को दी होती, सर यदि एक्स की डेथ हो जाती, तो फिर इसकी जगह पे इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो भी होते वो इसको रिप्लेस करते, और ये कॉन्ट्रैक्ट जब तक कि इसकी टाइम पीरियड है तब तक चलता रहता। सो बेलर या बेली की डेथ पे, किसी की भी डेथ पे, यदि वो ग्रेशियस बिलमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट है तब तो वो खत्म हो जाएगा, एक तरीका ये भी है। और यदि वो ग्रेशियस बिलमेंट नहीं है तो वो चलता रहेगा, डेथ से फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाले पर्सन को डेथ के बारे में पता नहीं, वो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है, यदि ग्रेशियस बिलमेंट है। Next, on death of a bailee in case of non-gracious bailment, if it involves personal skills of the bailee. अरे वंडरफुल सर, एक्स ने वाई को कोई चीज पेंट करने के लिए एक कैनवास या अपनी कोई चीज दी कि इस पे पेंट करना है आपको अपनी स्किल्स यूज करते हुए, ठीक है। तो यदि कोई पेंटिंग के लिए या टेलरिंग के लिए या ऐसी कोई पर्सनल स्किल के लिए एक्स ने वाई को कोई चीज दी है, ठीक है सर, तो अपन ने पढ़ा है ना, द कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड एज सून एज द डेथ ऑफ द पार्टी। यहाँ पर्सनल स्किल्स में लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिप्लेस करेंगे, ये बात नहीं होगी, ये बात नहीं होगी। बात समझ गए, बोलो यस और नो। बात समझ गए, बोलो यस और नो। यस सर, पर्सनल स्किल्स वाला कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे भी खत्म हो जाता है सर। नेक्स्ट, बाय नोटिस। सर यदि बेलर ने बेली को जो गुड्स दिया है वो उसका इनकंसिस्टेंट यूज कर रहा है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार यूज नहीं कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट से अदरवाइज जाके यूज कर रहा है। घोड़ा लिया था नॉर्मल राइडिंग के लिए, जाके उसको घोड़ों की रेस में दौड़ाने लग गए, तो सर आप इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स कर रहे हो या नहीं? यस सर, तो फिर नोटिस देके बेलमेंट खत्म किया जा सकता है। सर ग्रेशियस बेलमेंट को कभी भी खत्म किया जा सकता है, बस उसमें ध्यान एक ही बात रखनी होती है, जहां ग्रेशियस बेलमेंट को खत्म किया जा रहा है वहां एक ही बात ध्यान रखनी होती है। श्रुति, क्या ध्यान रखना होता है? श्रुति खतड़े, खतड़े। एम आई ऑडिबल और नॉट, ऑल ऑफ यू? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। ठीक है, अच्छा, एक बार वीडियो ऑन करो ना, सब जने पता ही नहीं पड़ रहा है कौन क्लास में मतलब समझ पा रहा है या नहीं पा रहा है। आई एम अनएबल टू गेट, काइंडली स्विच ऑन योर वीडियोस। रिचा, मुझे ये बताइए कि यदि ग्रेशियस बेलमेंट को आप क्या कभी भी समय से पहले खत्म कर सकते हैं नोटिस देके? हाँ सर, समय से पहले खत्म किया जा सकता है, ये तो हमने पढ़ा, लेकिन सर उसमें ध्यान क्या रखना होता है, प्लीज बताइए रिचा जी। क्या बात है, किसी का भी माइक काम नहीं कर रहा है क्या? ये कैसे हो गया? रिचा बोल पा रही है, एंसल तू बता। और याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा, कनव तू बता। फॉर रीजनल नोटिस। वापस बोल। नोटिस देना पड़ता है। तो नोटिस तो यही मैं खुद ही बता रहा हूँ, नोटिस देना पड़ता है, नोटिस मतलब
भैया उसको बताना पड़ता है, चाहे रिटर्न वे में चाहे ओरल वे में, कैसे भी उसके ध्यान में लाओ, नोट कराओ उसको कि ग्रेशियस बेलमेंट भैया मैंने तेरे को जो फ्री फोकट में चीज दी थी यूज करने को, मेरे को वापस चाहिए, प्लीज मुझे वापस दो। तो ग्रेशियस बेलमेंट तो किसी भी टाइम खत्म हो जाता है। ध्यान क्या रखना है, ग्रेशियस बेलमेंट का प्रीमेच्योर टर्मिनेशन कर रहे हो तो क्या यार, देवांश भैया आप बताओ। सर बताओ देवांश। शायद ऐसा वो इन्फॉर्म करना पड़ता है, ऐसा होता है। इन्फॉर्म तो करना ही पड़ेगा, नोटिस में तो लाना ही पड़ेगा। श्रुति खरतड़े अब चालू हुआ तेरा? नहीं हो रहा है, क्या बात है? ऐसा कैसे? हाँ, किसने हैंड रेस किया? हाँ बोल कनव। सर लॉस को भरना, लॉस को, इंडेमनीफाई करना। लॉस को इंडेमनीफाई करना? हाँ, कितने लॉस को इंडेमनीफाई करना? जब तक वो ग्रेशियस बेलमेंट वापस नहीं है तब तक का। इसको बोलेंगे कैसे? इसको लिखोगे कैसे मतलब? इंडेम इंडेमनीफाई द बेली फॉर लॉसेस। अच्छा, जो श्रुति ने लिखा उसको चिपका दिया तूने, ऐसा तो नहीं किया? नहीं, मैंने इंडेमनीफाई वर्ड लिया वहां से, वो लॉस का तो मेरे को पता था। हाँ ठीक है। देखो ध्यान रखने वाली बात ये एकदम से दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि सर ग्रेशियस बेलमेंट में दिया 5 दिन के लिए है। मैंने एग्जांपल दिया था ना, दोस्त ने अपनी कार टैक्सी जैसे चलाने को फ्री में दे दी थी, लेकिन तीसरे दिन ही घर की दादी जी की तबीयत खराब हो गई, तो उसने वो ग्रेशियस बेलमेंट को रात को बोला भैया कार वापस दे दे। इस कारण प्रॉफिट तो दोस्त ने कमाया 5,000 रुपए का, और लॉस हो गया 8,000 रुपए का। तो जो प्रॉफिट से ज्यादा लॉस कमाया है, लॉस आ गया है 3,000 रुपए का, उस ये भरपाई करेगा बेलर बेली को, क्योंकि उसने ग्रेशियस बेलमेंट को बीच में ही तोड़ दिया। तो इस 3,000 रुपीज के लिए वो उसको मेक गुड द लॉस करेगा। लॉस को एग्जैक्टली लॉस नहीं बोलना है, एग्जैक्ट लॉस तो 8,000 रुपए का हुआ है। ठीक है सर, ग्रेशियस बेलमेंट से जनरेट हुए प्रॉफिट के ऊपर ओवर एंड अबव जो लॉस हो रहा है, उसके लिए बेलर वुड मेक गुड द लॉसेस यदि ग्रेशियस बेलमेंट का प्रीमेच्योर टर्मिनेशन कर रहा है। याद आया सबको? सबको याद आ गया? यस सर। आगे बढ़ते हैं। तो सर ये 6 तरीके हैं जिनसे बेलमेंट खत्म हो जाता है। टाइम के लिए टाइम पूरा हो गया खत्म, सर कोई ऑब्जेक्टिव के लिए पर्पस के लिए माल दिया है वो पर्पस पूरा हो गया खत्म, सब्जेक्ट मैटर खराब हो गया खत्म, बेलर या बेली की डेथ हो गई, ग्रेशियस बेलमेंट के केस में तो खत्म, बेली की डेथ हो गई जो उस पे काम करने वाला था, अपनी सर्विसेज देने वाला था गुड्स पे, और वो पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व कर रही थी, तो फिर खत्म। और इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स या ग्रेशियस बिलमेंट को कभी भी खत्म किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी तक अपन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही कर रहे हैं। नेक्स्ट सर, briefly explain the rights and duties of baler, rights and duties of bailey, rights and duties of pawner, rights and duties of pawni या pledger and pledgee। सर सब अपन ने डिटेल में नोट्स में करी हुई है, इसीलिए नोट्स में रेफर कर लेना, अननेसेसरी पेजेस बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द लाइबिलिटी ऑफ अ बेली making unauthorized use of the goods billed। Explain the liability of a bailey making unauthorized use of the goods billed। सर आपको घोड़ा चलाने के लिए दिया था, रेस में दौड़ाने के लिए नहीं। या आपको कार मुंबई से पुणे जाने के लिए दी थी, मुंबई से नागपुर ले जाने के लिए नहीं। तो यदि आप घोड़े को रेस में दौड़ा हो या नागपुर जा रहे हो उस कार से, तो दैट इज अनऑथराइज्ड यूज ऑफ द गुड्स। यस सर। तो सर उसके लिए बेलर आपसे कंपनसेशन वसूल सकता है। ठीक है, सर तब भी वसूल सकता है, दिस लाइबिलिटी इज एब्सोल्यूट, दैट इज इट अराइजेस even if it is result of an act of God or an inevitable accident during unauthorized use। ठीक है, मोर ओवर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज voidable at the option of bailor if the bailey does not use the goods according to terms and conditions of the bailment। ये तो अपन ने ऊपर ही पढ़ा है, इनकंसिस्टेंट यूज कर रहा है, तो फिर सर पहली बात तो बेलर उस
बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं। वो देख रहा है मेरा गुड्स गलत तरीके से काम लिया जा रहा है, वहीं पर खत्म कर सकता है। हाँ नो, ठीक है, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ द गुड्स, नंबर 1। नंबर 2 कि सर यदि अनऑथराइज्ड यूज किया है बेली ने आपके गुड्स का, जिस पर्पस से दिया था उसके अलावा यूज कर लिया तो अनऑथराइज्ड यूज, तो फिर बेलर कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। ये लायबिलिटी एब्सोल्यूट का क्या मतलब है कि सर 100% होगी कंपनसेशन मांगने की, भले ही उस दौरान आपने गुड्स का अनऑथराइज यूज कर रहे हो। सर उस दौरान यदि एक्ट ऑफ गॉड से, यानी कि कोई फ्लड आ गया, आपने कार का अनऑथराइज्ड यूज किया, ओके सर, आपको मुंबई से पुणे जाने के लिए आपने कार ली थी, लेकिन आप कहाँ चले गए, मुंबई से नागपुर की रास्ते पे चले गए, चाहे जानबूझ के गए चाहे गलती से गए, गलती से भी चले गए तो आपने गुड्स का अनऑथराइज्ड यूज कर लिया, ठीक है सर। अब सर सर वहां पर इतना पानी भरा हुआ था रास्ते में कि सर उसमें से गाड़ी फंस गई, मतलब या गाड़ी खड़ी हुई थी, खाना खाने गए, जितने फ्लड्स जैसी आ गई और वो गाड़ी खराब हो गई। सर आपने कोई गलती केवल इतनी है कि आपने गुड्स का अनऑथराइज्ड यूज कर लिया, उसके कारण ये लाइबिलिटी एब्सोल्यूट है। अब उन गुड्स को कुछ हो जाता है तो वो पूरा आपसे कंपनसेशन मांगेगा, और अनऑथराइज्ड यूज के लिए भी कंपनसेशन मांग सकता है, और उस माल को उस दौरान अनऑथराइज्ड यूज के दौरान कुछ हो जाता है उसके लिए भी कंपनसेशन मांग सकता है, ठीक है। तो सर एक्ट ऑफ गॉड के कारण ही क्यों ना हो गया हो, या रास्ते में नागपुर के रास्ते में कोई एक्सीडेंट ही क्यों नहीं हो गया हो, सर वो आपसे पूरा कंपनसेशन मांग सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते भाई फ्लड्स में मेरा क्या रोल, मैं तो बस गलत रास्ते पे गया था, फ्लड्स में मेरा थोड़ी ना कोई मैंने नुकसान किया ना। हाँ, आपने एक बार अनऑथराइज यूज कर लिया और उस दौरान गुड्स को कुछ भी हो गया, गलत फलत हो गया, अब आपकी 100% जिम्मेदारी है, भले ही वो एक्ट ऑफ गॉड के कारण ही क्यों नहीं गुड्स खराब हो रहे हो, ठीक है। चलिए ये ध्यान रखना, एक तो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट किया जा सकता है बाय नोटिस, एंड दूसरा कंपनसेशन, भले ही वो आगे फर्दर डैमेज एक्ट ऑफ गॉड के कारण ही क्यों नहीं हो, ड्यूरिंग अनऑथराइज्ड यूज। क्वेश्चन नंबर 11, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आंसर द फॉलोइंग। सर राइट ऑफ बेलर अगेंस्ट रॉन्ग डूअर, अपन ने कल ही पढ़ा था सर, बेलर ने बेली को बेलर ने बेली को वो दिया है, अपना कुछ गुड्स दिया है, ठीक है सर। अब एक थर्ड पार्टी आती है और उस गुड्स को जो बेली के पास में, उसको कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। जैसे कि मान लो हमारे मिदुष मोदी ने श्रेया कर्नावट को अपनी कार चलाने को दी, तभी वहां एंसल दौड़ते हुए आया और उस कार पे पत्थर मारने लगा, कांच के शीशे फोड़ने लगा। तो सर एंसल थर्ड पार्टी, बेलर ये बेली ये, एंसल के खिलाफ एक्शन कौन ले सकता है, कि सर दोनों ही ले सकते हैं। ओरिजिनल ओनर जिसका वो गुड्स है वो भी ले सकते हैं, बेली उसके भी तो राइट हैम्पर हो रहे हैं, टूटे कांच के साथ में वो कुछ चला थोड़ी पाएगा। सर दोनों ही थर्ड पार्टी के ऊपर, रॉन्ग डूअर जो भी गुड्स के साथ में गलत काम कर रहा है उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। नंबर 1, सूट बाय बेलर एंड बेली अगेंस्ट रॉन्ग डूअर्स, ठीक है, दोनों ही ले सकते हैं, आइदर बेलर और बेली, ठीक है सर। सर जो भी कंपनसेशन के रूप में मिलता है वो दोनों आपस में एज पर सम अंडरस्टैंडिंग या फॉर्मूला, जिसको जितना नुकसान हो रहा है उस हिसाब से बांट सकते हैं, ये भी अपन ने पढ़ा था। वेयर whatever is obtained by way of relief or compensation in any such suit shall be dealt with or apportioned between bailor and bailee according to their respective interests, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन समझ में आ गए? यस सर, और भी बनते हैं, ये मेजर मेजर होंगे, ठीक है सर। आइए अब अपन चलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे। दक्ष अग्रवाल के साथ में कौन पढ़ता है भाई? दक्ष अग्रवाल के साथ में कोई है क्या, या उनका कोई कल एग्जाम है क्या? सर देवांश पढ़ता है। देवांश, हाँ देवांश, सर। हाँ तू आ गया, वो नहीं आया बेटा, क्या बात है आज? मैं उसके साथ नहीं पढ़ता सर। अच्छा, फर्जी फट्टे मार दिए कनव ने। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ गई, कौन पढ़ेगा आज हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 11? कनव तू पढ़ेगा हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 11।
Yes, sir. Examine whether the following constitute a contract of bailment under the provisions of Indian Contract Act 1872. आपको ये बताना है कि ये जो दो दिए हुए हैं सिचुएशंस, ये बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सबसे पहला, वी पार्क्स हिज कार एट अ पार्किंग लॉट, पार्किंग की जगह थी उधर अपनी कार पार्क करी, लॉक कर दिया उसको, एंड कीप्स द कीज विद हिमसेल्फ। ये कराया हुआ है मैंने, यस सर। कि सर देखो, हम किसी को बस कस्टडी करने के लिए दे रहे हैं तो वो बेलमेंट नहीं होता है, हमें उसको उसका कंट्रोल या डिलीवरी भी देना पड़ेगा उसको। तो क्या हमने जब उस चाबी का या उस जो भी माल वहां पर रखा है, कार वहां पर पार्क की है, उसका कंट्रोल अपने पास में रख लिया, उसको डिलीवरी नहीं की है, तो क्या ये बेलमेंट हुआ? नहीं सर, बेलमेंट में डिलीवरी ऑफ गुड्स जरूरी होता है। डिलीवरी मतलब एक तरीके से सामने वाले की पोजेशन में, पर चूंकि उस पर कंट्रोल आपने रख लिया तो फिर वो कोई बेलमेंट नहीं होता है। तो सर सबसे पहले बेलमेंट समझा दिया, ठीक है। फिर पहला केस का आंसर है नो, मेयर कस्टडी ऑफ द गुड्स डज नॉट मीन पोजेशन व्हेन द पोजेशन इज गिवन, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स बट नॉट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। पोजेशन मतलब डिलीवरी देना, मतलब एक तरीके से कंट्रोल, केवल कस्टडी देना नहीं होता है, ठीक है। तो सर चाबी आपने अपने पास रख ली, सिंस द कीज ऑफ द कार आर विद वी, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शेल नॉट, मतलब सेक्शन 148 यानी कि बेलमेंट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शेल नॉट बी एप्लीकेबल। सर कई जने चाबी देके कंट्रोल दे देते हैं या डिलीवरी कर देते हैं, ये तो हमने पढ़ा था सिंबॉलिक डिलीवरी होती। पर सर आपने गुड्स वहां रख दिया उसकी कस्टडी में, लेकिन उसका डिलीवरी किया ही नहीं, चाबी खुद लेके गए, कस्टडी में भले ही रख दिया, कंट्रोल या डिलीवरी दी नहीं उसको, तो फिर वो बेलमेंट नहीं होता है। देवांश क्या हुआ, बोल बेटा। सर कस्टडी ऑफ गुड्स मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई करो। कस्टडी ऑफ गुड्स का मतलब है कि तू मान ले अपने बोरीवली से यू आर गोइंग टिल सूरत एंड यू रिटर्न बैक द सेम डे, ठीक है। तो अब तूने ट्रेन ली, ठीक है सर, बोरीवली स्टेशन पे जाके तूने क्या किया, अपनी कार को बोरीवली की पार्किंग में रख दिया, ट्रेन पकड़ ली, सूरत गया, सूरत से वापस बोरीवली जब काम खत्म हो गया आ गया, पार्किंग में जाके अपनी कार उठाई और लेके गया। सर कार आपने वहां पर पार्क कर दी है, उसकी वो उनकी कस्टडी में जरूर है, यानी कि उनके फिजिकल प्रेजेंस में जरूर है, वो देख पा रहे हैं उसको, कोई उसको प्रॉब्लम करेगा तो उसको दूर भी भगा देंगे। लेकिन सर आपने उस गाड़ी का कंट्रोल या डिलीवरी उनको नहीं दी, क्योंकि जिससे वो कंट्रोल होती थी वो चाबी आप खुद लेके चले गए, ठीक है। बात समझा? हाँ सर, थैंक यू। ठीक है। ऐसे ही मान ले कोई मान ले हमारा एंसल है, ठीक है सर, एंसल को किसी ने किडनैप कर लिया, अभी किडी है ये इसलिए नैप कर लिया इसको, ठीक है सर। एंसल को जिसने भी किडनैप कर लिया, तो सर किडनैपर को पुलिस ने पकड़ लिया और एंसल को भी साथ में छुड़ा के लेके आई। नाउ एंसल जब तक इसके माता पिता नहीं आ जाते, एंसल विल बी इनटू द कस्टडी ऑफ पुलिस, वो उसका ध्यान रखेगी, ठीक है। बात समझ में आया? यस सर। तो कस्टडी मतलब उनके पास में होना है। चलिए, तो सर पहला तो नहीं है। सेकंड, सीजर ऑफ गुड्स बाय कस्टम्स अथॉरिटीज। कस्टम्स अथॉरिटीज कौन होती है रे? मान लो बाहर से इंडिया में कोई माल लेके आए आप, मान लो कौन है हमारी दिशी दिशी आ गई क्या घर पे? एक तो वीडियो ऑन नहीं करते हो तो पता ही नहीं पड़ता है। मान लो चलो श्रेया कर्नावट है, ठीक है। श्रेया कर्नावट है ना, कहाँ से आ रही है कि सर श्रेया कर्नावट घूमने गई थी मान लो दुबई, ठीक है। कर्नावट जी दुबई घूमने गए थे। कर्नावट जी जब दुबई घूमने गए, सबको पता है दुबई में गोल्ड बड़ा ही सस्ता होता है, इंडिया के कंपैरिजन में तो बहुत सस्ता होता है, ठीक है सर। तो कर्नावट के मन में लालच आ गया, खूब सारा गोल्ड लेके आ गई। लेकिन सर उसने उस पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी वो भरी नहीं, वह उसको पता ही नहीं, मैं तो गोल्ड खरीदूंगी, इतना सस्ता गोल्ड कहाँ मिलता है, ऐसा करके इम्पोर्ट करने, मतलब वो बाहर से जब वापस इंडिया लौट रही थी प्लेन में लेते हुए आ गई, ठीक है। इम्पोर्ट ड्यूटी वूटी का इसने कुछ नहीं सोचा।
तो सर कस्टम्स अथॉरिटी होता है ना, वो चेक करते हैं सारी चीजों को अंदर घुसने पे कि इस पे प्रॉपरली ये इंडिया में आने लायक चीज है या बैंड है। ठीक है, कई ड्रग्स होते हैं जो बैंड होते हैं। ठीक है, वो ये भी चेक करते हैं कि मतलब जो भी चीज लाई जा रही है उस पर प्रॉपर इम्पोर्ट ड्यूटी भरी हुई है या नहीं भरी हुई है। तो ऐसे ही एक इवेंट में इसका गोल्ड उन्होंने सीज कर लिया, कस्टम्स अथॉरिटी ने सीज कर लिया। तो सर क्या ये बेलमेंट है? सर उसका कंट्रोल, उसकी कस्टडी और उसका जो कंट्रोल है उन गुड्स पे वो किसके पास में चला गया? सर कस्टम्स अथॉरिटी ने सीज करके अपने पास में रख लिया। यानी कि ये बेलमेंट है, अब एक तरीके का बिल्कुल है, वहां पर कंट्रोल भी। पोजेशन ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू कस्टम्स अथॉरिटी, सो बेलमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। पर्पस क्या है इस बेलमेंट का? सर पर्पस ये है दैट जब तक उस गुड्स पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं भरी जाती तब तक वो गुड्स वापस रिटर्न बैक नहीं किया जाएगा बिना कस्टम ड्यूटी भरे। तो सर ये सुया कर्नावट तो हो गई बेलर, और जो कस्टम्स डिपार्टमेंट है वो हो गया बेली। ठीक है, उसको उन गुड्स की वैसे ही केयर विद करनी पड़ेगी जैसे कि ओरिजिनल ओनर। और जब पर्पस अकम्प्लिश हो जाता है, यानी कि श्रेया कर्नावट उसमें इंपोर्ट ड्यूटी भर देती है, तब वो गुड्स विल बी रिटर्न बैक। ठीक है, तो पर्पस पूरा हो जाएगा इस बिलमेंट का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा बिलमेंट था कौन सा बिलमेंट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इसमें है ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ वही कनव। हाँ सर। कनव। Question number 12. A hires a हाँ sir. A hires a carriage from B and agrees to pay rupees 500 as hire charges. The carriage is unsafe, though B is unaware of it. A is injured and claims compensation for injuries suffered by him. B refuses to pay. Discuss the liability of B. देखो, सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन देखो तो नीचे का आंसर एक सेकंड हटा लो। सबसे पहले क्या डिसाइड करना है कि ये सर कौन से उसका है टॉपिक का कॉन्ट्रैक्ट राइट। अगर बेलमेंट हो रहा है यहाँ पर, ए हायर्स द कैरेज फ्रॉम बी एंड एग्रीज टू पे रुपीज 500 एज हायर चार्जेस। सर बेलमेंट हो रहा है, किसी एक की चीज दूसरे के पास में जा रही है। फिर सेकंड चीज जो इस फर्स्ट लाइन को पढ़ के दिमाग में आनी चाहिए वो क्या है कि सर बेलमेंट तो हो रहा है पर कैसा बेलमेंट हो रहा है? ग्रेशियस बेलमेंट हो रहा है या नॉन ग्रेशियस बेलमेंट हो रहा है? ठीक है, सो कैरियज ए हायर्स अ कैरिज फ्रॉम बी एंड एग्रीज टू पे 500 एज हायर चार्जेस। हायर, हायर मींस किराया लेके दे रहा है। तो सर ये कैसा बेलमेंट है? यह कैसा बेलमेंट है? दक्ष अग्रवाल लेट कैसे आए हो? सॉरी सर। कहाँ रह गए थे? नहीं, मैं पढ़ रहा था, मैं भूल गया था क्लास को। अरे वंडरफुल, चलिए कोई बात नहीं। तो सर अब सर पैसा लेके दिया है तो कैसा है भाई कि सर ये तो नॉन ग्रेशियस बिलमेंट है। दोनों कुछ फ्री में थोड़ी ना दिया, पैसा लेके दिया है। अब देखो, जब कोई भी चीज नॉन ग्रेशियसली किसी को यूज करने के लिए दी जाती है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर, जो उस माल को दे रहा है, गुड्स को दे रहा है, that goods should be fit for the purpose for which they are given, whether he is aware or unaware of any faults। उसका पहला काम तो है ये देखना कि गुड्स फिट होने चाहिए, और दूसरा काम ये है कि जो भी गलती है उसके कारण नुकसान हुआ है गुड्स में, जो भी गलती है उसके कारण बेली को कुछ भी नुकसान हुआ है तो वो बेयर विद करेगा। इन नॉन ग्रेशियस बेलमेंट हर तरीके का नुकसान बेलर बेयर विद करेगा, क्योंकि वो उसने किराए पे दिया है। चाहे वो फॉल्ट उसको गुड्स में नोन थी या नहीं थी, इससे फर्क नहीं पड़ता। जब आप किराए पे दे रहे हो, आप कमर्शियली किसी को कोई चीज यूज करने को दे रहे हो, तो ये आपकी ड्यूटी है ये देखना कि वो फिट फॉर द पर्पस वेदर फॉर विच इट इज गिवन, वेदर यू आर अनअवेयर और नॉट ऑफ द शॉर्ट कमिंग्स इन द गुड्स, वेदर यू आर अवेयर और नॉट। ठीक है, यू विल बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल यदि आपने गलत गुड्स दिया है। याद आ रहा है? यस सर। तो
अनअवेयर है इसलिए कोई एक्सक्यूज नहीं है बेटा, नॉन ग्रेशियस बिलमेंट है। चलिए पहला पार्ट प्रोविजन एंड एनालिसिस कि सर प्रॉब्लम आस्क्ड इन द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस सेक्शन, इफ द गुड्स आर बेल्ड फॉर हायर यानी कि नॉन ग्रेशियस है, देन इट इज अ नॉन ग्रेशियस बिलमेंट, द बेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डैमेजेस whether he was or was not aware of the existence of such faults in the goods bill, it is immaterial। वो सारे डैमेजेस जो बेली को उन गुड्स के गलत होने के कारण हुए उस सबके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। फैक्ट्स 3-4 पॉइंट्स में लिख देना। नेक्स्ट कंक्लूजन, अकॉर्डिंगली बी इज रिस्पॉन्सिबल टू कंपनसेट ए फॉर द इंजरीज sustained by him even if he was not aware of the defect in the carriage। Perfect? Yes sir। Let's come to the next question, question number 13। पढ़ भाई कनव। Question 13. A pays his jewelry with B on the condition to safeguard it in a bank's safe locker. However, B kept it in safe locker at his residence, where he usually keeps his own jewelry. After a month, all jewelry was lost in a religious riot. A filed a suit against B for recovery, referring to provisions of Indian Contract Act 1872, state whether A will succeed. देखो बेसिकली तो हम ये बोलते हैं बेलर ने बेली को यदि कोई गुड्स दिया है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेली टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स। ठीक है, अनलेस अदरवाइज एग्री, यदि कोई और लेवल की बात नहीं की गई है तो उसको रीजनेबल केयर लेनी है। रीजनेबल केयर का मतलब समझा देना कि रीजनेबल केयर का मतलब होता है वैसी ही केयर जैसे इन द गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस इफ इट वाज हिज ओन गुड्स एंड इन द सेम गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस वो उसकी जैसे केयर करता अपने खुद के गुड्स की, वैसे ही वो दूसरे की भी कर रहा है। अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस takes care of his own goods in the same given set of circumstances, वैसे ही वो दूसरे की करेगा तो वो रीजनेबल केयर कहलाएगी। सर ठीक है, यहाँ पर वो अपनी ज्वेलरी खुद की तिजोरी में रखता था तो वैसे ही उसकी कर ली, ठीक है सर, तो ये काम चल जाता है वगैरह। लेकिन क्वेश्चन में एक बात अलग से दी हुई है कि सर यहाँ पर डायरेक्शन था बेलर से बेली को, डायरेक्शन था कि भैया बैंक के लॉकर में रख के आना, घर के लॉकर और कहीं नहीं, घर के वाले में नहीं, बैंक के लॉकर में रख के आना, जबकि उसने घर के लॉकर में ही डाल दिया। ऐसा कहने के बाद में भी अब तो भैया मर गया ये। ठीक है, जो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थे बेलर के वो बेली ने फॉलो नहीं किए, इस वजह से गुड्स को नुकसान हो गया, नो हो गया, तो अब फिर बेली कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल बाय बेलर। आइए पढ़ते हैं इसको। सर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, जो भी वो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में आप आंसर करेंगे। यस सर। अब क्या है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेली टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स बिल्ड एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 152, 151 में तो ये, 152 में तो ये क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इफ बेली हैज टेकन रीजनेबल केयर ही विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस। यदि उसने रीजनेबल केयर लिया है उसके बावजूद गुड्स चोरी हो जाते हैं या गुड्स को नुकसान हो जाता है तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। लेकिन सर इधर क्या हुआ, ए ने बी को गुड्स बैंक के सेफ लॉकर में, ज्वेलरी बैंक के सेफ लॉकर में रखने का बोला है और बी के रेजिडेंस पे नहीं। ठीक है, पर उसने तो रेजिडेंस पे रख लिया। सो ये तो एक स्पेशल बात हो गई, कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स हो गए जो कि बेली ने फुलफिल नहीं किए। ठीक है, तो सर अब फुलफिल नहीं किए, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, इस कारण गुड्स को नुकसान हुआ। सर अब वो पूरा पे करेगा ए को उस ज्वेलरी की प्राइस जो भी उसने नेग्लिजेंस की है उस माल को अपने घर पे रख के। ठीक है, रीजनेबल क्या है, लेकिन सर कॉन्ट्रैक्ट का ही टर्म आ गया ना कि सर वहां रखना है, घर पे नहीं रखना है। चलिए, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, इस वजह से उसको नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, जाओ घर पे, जाओ भरो उसके नुकसान को पूरा। क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन कीजिए, फिर करते हैं।